मैं जेल में बोर होकर एक अगरबत्ती जला बैठा, लेकिन इससे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग घबरा गए और रातों रात आपात बैठक बुला ली। यहाँ तक कि जिनके हाथ खून से सने थे वे भी डर के मारे जमीन पर सिर पटकने लगे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो अगरबत्ती जलाई थी वह बाजार में मिलने वाली साधारण अगरबत्तियों जैसी नहीं थी। एक हफ्ते पहले तक मैं बस एक साधारण चौथे साल का कॉलेज छात्र था, लेकिन कुनलुन पर्वत की पुश्तैनी जमीन बेचने से इनकार करने के कारण मुझे अजीब तरीके से मौत की सजा दे दी गई और जेल में डाल दिया गया। जेल में आने के बाद मैं उस कांस्य प्राचीन पुस्तक का गहराई से अध्ययन करने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरी बचने की एकमात्र उम्मीद शायद उसी में छिपी है। उस दिन मैंने बिस्तर की दरार में आधा पैकेट सिगरेट पाया और अचानक मुझे अगरबत्ती चढ़ाने वाला दृश्य याद आया। मेरे मन में ख्याल आया शायद सिगरेट भी अगरबत्ती की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। जब धुआं धीरे धीरे उठने लगा मेरे दिमाग के अंदर की वह कांस्य पुस्तक हल्का सा कांप उठी। मुझे पता था कि मेरा दांव सही था। जैसे ही धुआं फैला जेल की कोठरी में मौजूद 7 लोगों की नजरें एक साथ मेरी ओर उठ गईं। मेरे सबसे पास वाला एक अधेड़ आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और बोला, नए आए हो, आज मेरा मूड अच्छा है, चलो टॉयलेट में बातें करते हैं। मैंने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ उन 3 सिगरेटों को देखता रहा जो धीरे धीरे जल रही थी। खुद को अनदेखा किए जाने पर वह आदमी तुरंत गुस्से में आ गया और मुझ पर हमला कर दिया। मैंने पीछे हटकर उसे लात मारी और वह जमीन पर झुक गया। वह गुस्से में उठकर बिस्तर का तख्ता हथियार की तरह उठा लाया, लेकिन मेरी ठंडी नजरों से टकराकर ठिठक गया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी शोर सुनकर दरवाजे पर पहुंचे। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर से बिस्तर पर लेट गया और अपना ध्यान पूरी तरह उस कांस्य पुस्तक में लगा दिया। अभी जो मैंने सिगरेट अर्पित की थी उससे वह पुस्तक सच में सक्रिय हो गई थी। उस पर छाई धुंध हटने लगी और जंग लगे पुराने निशान दिखाई देने लगे। जब मैंने उस आदमी को लात मारी उसी पल धुंध और साफ हो गई और उसका पूरा जीवन बचपन से लेकर भविष्य तक मेरी आंखों के सामने साफ दिखाई देने लगा। उसी क्षण मुझे समझ आया कि इस कांस्य पुस्तक का नाम जीवन मृत्यु लेखा है, जिसमें संसार के सभी जीवों के जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा दर्ज है। लेकिन मेरी अपनी जिंदगी का अतीत और भविष्य अब भी घने कोहरे में छिपा हुआ था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पुस्तक में अनगिनत साधनाएं, शक्तियां और प्राचीन तकनीकें दर्ज थीं, चाहे वे अब अस्तित्व में हों या नष्ट हो चुकी हों। जल्द ही मेरा ध्यान भस्म अमर सूत्र नामक एक विधि पर गया जो हर प्रकार की ऊर्जा को निगल सकती थी। जेल का डरावना माहौल इसके लिए एकदम उपयुक्त था। पता ही नहीं चला कब रात बीत गई। पास वाले बिस्तर से अजीब आवाजें आने लगी। वह आदमी जिसे मैंने मारा था दर्द से तड़प रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुबह होते होते मैंने महसूस किया कि मैं पूरी रात जागने के बावजूद थका नहीं था, बल्कि पहले से ज्यादा ताकत से भरा हुआ था। सुबह उठने के बाद बाकी 6 कैदी चुपचाप अपने काम में लग गए। एक कैदी ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने उसे जोर से हिलाया तो अचानक चीख निकल गई। जेल का अधिकारी अंदर दौड़कर आया और देखा कि वह आदमी पहले ही मर चुका था। कुछ ही देर में डॉक्टर आया और शुरुआती जांच में उसे दिल का दौरा बताया। बाकी कैदियों के मन में डर बैठ चुका था। अधिकारी ने हम सबसे एक एक करके पूछताछ शुरू की। एक कैदी बोला, ये ज्योतिष नहीं करता, ये तो जान ले लेता है। सर, इसे यहाँ से हटाइए, ये ठीक नहीं है। रात भर ये बिना हिले डुले बैठा रहता है। मैं तो डर के मारे कांप गया था। उनकी बातें सुनकर अधिकारी और उसका साथी हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सच में भविष्य देख सकते हो? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वो मर जाएगा? मैंने शांत स्वर में कहा, अफसर, समझदार इंसान को विज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। इस जवाब से वे थोड़ा चौंक गए। मैंने आगे कहा, मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ, मैं उसका नाम भी नहीं जानता था, तो मैं कैसे जान सकता था कि वह मर जाएगा? पूछताछ औपचारिक तरीके से खत्म हो गई। मैंने वही बताया कि मैं सो रहा था और मुझे कुछ पता नहीं। शाम को वही अधिकारी फिर आया। उसने बाकी कैदियों को बाहर भेज दिया और मुझे अकेले में बात करने के लिए रोका। मैंने हल्की मुस्कान के साथ खाना खाना शुरू कर दिया। उसने पूछा, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं खाना खत्म कर रहा था उसने मुझे पानी दिया। मैंने धन्यवाद कहा। फिर मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम 29 साल के हो, अभी तक शादी नहीं हुई, 6 साल से एक लड़की के साथ हो। शादी तय थी, लेकिन उसकी माँ ने अचानक 50 लाख दहेज की मांग कर दी। तुम न तो पैसे जुटा पा रहे हो, न ही रिश्ता छोड़ना चाहते हो, इसी वजह से परेशान रहते हो। मेरी बात सुनकर वह पूरी तरह चौंक गया। मैंने शांत स्वर में कहा, कुछ महीने पहले जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया उन्हें ये नहीं पता कि वो जमीन का कागज मैंने घर पर नहीं रखा है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा झेंप गया और बोला, मैं तो बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था, इतनी मदद के लिए धन्यवाद। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर सच में एहसान चुकाना चाहते हो, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो मेरे लिए एक अगरबत्ती दान और कुछ अगरबत्तियां खरीद देना। हर दिन अपनी ड्यूटी रूम में 3 अगरबत्तियां जलाना, वरना देवता नाराज हो जाएंगे और मुसीबत खड़ी हो सकती है। असल में भले ही मैं न कहता, आधे महीने बाद उसकी सास खुद ही उससे यह मामला दबाने के लिए कहती। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया और समय थोड़ा आगे खिसका दिया। चूंकि मुझे एक ज्योतिषी समझा जा रहा था तो मैंने सोचा इसी खेल को आगे बढ़ाया जाए और खुद को और रहस्यमय बनाया जाए। इससे अक्सर अप्रत्याशित फायदे मिलते हैं। ये काम मुझ पर छोड़ दो। वो युवा नान ने बहुत आसानी से मान लिया। उसके लिए ड्यूटी रूम में 3 अगरबत्तियां जलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कल रात उसने खास तौर पर अपने एक दोस्त से पूछताछ की थी जो इस पेशे के बारे में जानता था। उसने बताया
बताया कि ज्योतिष का काम सच में रहस्यमय होता है और कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। जो कुछ वे जानते और कहते हैं वह सब उन्हीं देवताओं की कृपा से होता है। जितने शक्तिशाली देवता उतनी ही बड़ी ज्योतिषी की क्षमता। यह सोचकर कि मैं इतना बड़ा अपराध करके भी उसकी सास की हरकतों का सटीक अंदाजा लगा सकता हूँ, वो युवानान को लगा कि मैं इस क्षेत्र का शायद शीर्ष स्तर का व्यक्ति हूँ। अब वह मुझसे बात करते समय बेहद विनम्र हो गया था और हर जगह सावधानी बरतता था। वो युवानान मुझे ड्यूटी रूम में ले गया, जहाँ उसने चाय बनाई और मेरे साथ बैठकर पी। दोपहर में मुझे कैंटीन जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने सीधे मेरे लिए 2 प्लेट स्टाफ खाना मंगवा दिया, 2 मांसाहारी और 3 शाकाहारी व्यंजन, साथ में एक ठंडी कोला की बोतल। ड्यूटी रूम के एक कोने में एक छोटी मेज रखी थी जिस पर अगरबत्तीदान, अगरबत्तियां और कुछ प्रसाद जैसे सेब रखे थे। मैंने चाय का आखिरी घूंट पिया और धीरे धीरे उठकर वापस अपनी कोठरी की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने अचानक मुड़कर वो युवानान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, पिछले कुछ दिनों में तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बार मुफ्त में कुछ कर सकता हूँ। ये सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। कोठरी में लौटकर मैं चुपचाप लाइट बंद होने का इंतजार करने लगा। मुझे पता था कि वो युवानान के मन में क्या चल रहा है। पहले मैंने कोई कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि मेरा सच्चा आत्म अभी जागृत नहीं हुआ था और किसी भी खतरे का सामना करने की ताकत नहीं थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। लगातार 4 दिनों तक जेल में फैली मृत ऊर्जा कोशिश शो करने के बाद मेरे पास पर्याप्त शक्ति जमा हो चुकी थी और अब मैं अपने सच्चे आत्म को जागृत कर सकता था। एक बार वह जाग गया तो मैं एक असली साधक बन जाऊंगा और फिर किसी भी अत्याचार का सामना करने की ताकत मेरे पास होगी। कहते हैं कि जागरण के समय स्वर्गीय शक्तियां प्रतिक्रिया देती हैं और कभी कभी ऊंचे स्तर के लोग मौके को छीनने भी आ सकते हैं। मुझे नहीं पता यह सच है या नहीं, लेकिन इससे मेरे मन में हल्की बेचैनी जरूर थी। मैंने पहले भी कुछ पुराने नोट्स में पढ़ा था कि हर व्यक्ति का सच्चा आत्म उसकी क्षमता और साधना के आधार पर अलग अलग रूप लेता है। जो लोग उस जमीन के पीछे पड़े हैं वे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। शायद वे जल्द ही जेल में घुसकर मुझे ढूंढेंगे और जमीन का राज जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पद्मासन लगाकर बैठ गया और हाथों से जटिल मुद्राएं बनाने लगा। चारों ओर की ठंडी मृत ऊर्जा लहरों की तरह मेरी ओर आने लगी। कोठरी के बाकी 6 कैदी कुछ अजीब महसूस करने लगे और चोरी छिपे मुझे देखने लगे। ठंडी चांदनी लोहे की खिड़की से होकर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरे आने के बाद से वे एक भी रात चैन से नहीं सो पाए थे। मैंने उनकी नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान पूरी तरह अपने माथे के बीच केंद्रित कर लिया। पिछले कुछ दिनों में जो ऊर्जा मैंने शीशो की थी वह अब मेरे आध्यात्मिक केंद्र में इकट्ठा हो चुकी थी। जागरण का समय आ गया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ एक छोटा सा गहरा तालाब चमक रहा हो। मौका सही समझकर मैंने मन ही मन एक जोरदार पुकार लगाई। अचानक मेरे माथे पर आग की लपटें उठने लगी और पूरे कमरे का तापमान तेजी से बढ़ गया। 6 कैदी डर के मारे मुझे देख रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे माथे के सामने एक सुनहरी लौ हवा में तैर रही थी। उसी पल मैंने अपनी आंखें खोली और उस लौ को देखा। अगले ही क्षण वह लौ गायब होकर मेरे शरीर में समा गई। उस क्षण से मैं एक सच्चा साधक बन चुका था। हो गया, आखिरकार हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। बादलों के भीतर से एक सुनहरी रोशनी फूटी और एक ठंडी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंजी, लड़के उस युग को सौंप दो। मैं ठंडी चारपाई पर बैठा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सुनहरी लौ शरीर में जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। बाहर बिजली लगातार कड़क रही थी और खिड़कियां हिल रही थी। मुझे समझ आ गया कि यह साधारण बिजली नहीं है। फिर वही ठंडी आवाज गूंजी, तुम इस शक्ति के योग्य नहीं हो, इसे सौंप दो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। एक अदृश्य दबाव ने मुझे जमीन पर पटक दिया। हथकड़ियां और बेड़ियां जोर से बजने लगी, हड्डियां चरमराने लगी और मैं सांस तक नहीं ले पा रहा था। मैंने मुश्किल से कहा, तुम कौन हो? मेरे अधिकार की चीज क्यों छीनना चाहते हो? आवाज गूंजी, एक कीड़े को मेरे नाम जानने का अधिकार नहीं, मर जाओ। एक तेज सफेद रोशनी बादलों को चीरते हुए नीचे आई और सीधे मेरे माथे पर आ गिरी। मुझे लगा अब मेरी मौत तय है, लेकिन उसी क्षण मेरे दिमाग की कांस्य पुस्तक अपने आप खुल गई। उसमें से काले अक्षर निकलकर मेरे पूरे शरीर पर फैल गए। वह भयानक दबाव अचानक खत्म हो गया और उसकी जगह एक ठंडी शांत ऊर्जा ने मेरे शरीर को भर दिया। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, लगता है यह प्राचीन पुस्तक तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। मैंने हवा में एक मुक्का मारा। भले ही वह किसी चीज से नहीं टकराया, लेकिन वह सफेद रोशनी टूटकर बिखर गई। बादलों से एक हल्की कराह सुनाई दी। फिर बिजली धीरे धीरे शांत हो गई और वह निगरानी भी गायब हो गई। मैं जमीन पर बैठ गया, पसीने से भीगा हुआ। जब मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि बाकी कैदी बेहोश पड़े थे, जैसे गहरी नींद में हो। मैंने अपने हाथों को देखा, अभी भी बेड़ियां थीं, लेकिन मेरी हथेलियों में बहती हुई ऊर्जा साफ महसूस हो रही थी। मुझे पता था कि वह शक्तिशाली व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, लेकिन अब मैं वह कमजोर छात्र नहीं था जिसे कोई भी दबा सके। मैंने फिर से ध्यान लगाया और अपनी सांसों को नियंत्रित किया। जेल की मृत ऊर्जा अब भी मेरे शरीर में आ रही थी, लेकिन अब वह मुझे ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं उसमें सहज महसूस कर रहा था। सुबह होने वाली थी और मुझे गश्त से पहले अपनी शक्ति को नियंत्रित करना था। सुबह 6 बजे ताले खुलने की आवाज से मेरी नींद टूटी। वो युवानान दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके हाथ में 2 प्लास्टिक बैग थे और दूर से ही मुझे मांस की खुशबू आ रही थी, भाप उठते बन की खुशबू। वह मुझे
मुझे जिस नजर से देख रहा था वह कल से बिल्कुल अलग थी। उसमें एक अजीब सी श्रद्धा और भय मिला हुआ था। लू भाई, अभी पूरी तरह जागे नहीं होगे, ये अभी अभी ताजे बने बन है और गर्म सोया दूध भी है, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं उठकर बैठ गया, बिना मना किए बन ले लिया और खाने लगा। वो युवानान मेरे सामने बैठ गया। कई बार कुछ कहने की कोशिश की, फिर आखिर धीमी आवाज में बोला, भाई कल जो हुआ वो तो कमाल था। मेरी सास वाली बात तुमने सब सही सही बता दिया। अब वह बिल्कुल शांत हो गई है, जैसे कोई डरी हुई चिड़िया। दहेज और गाड़ी सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार तय हो गया। तुमने सच में मेरी जान बचा ली। मैंने बन खाते हुए कहा, छोटी बात है, तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हारी समस्या हल करता हूँ, कोई उधार नहीं रहा। मैं खाते खाते वो युवानान पर नजर रख रहा था। अचानक मेरे दिमाग की कांस्य प्राचीन पुस्तक हल्के से कांपी और उसके सिर के ऊपर कुछ शब्द दिखाई दिए जो सिर्फ मैं ही देख सकता था। मैंने एक नजर डाली और चौंक गया। उसमें दिखाया गया था कि थोड़ी देर बाद निरीक्षण के समय वो युवानान पर एक निराश कैदी हमला करेगा। मैंने तुरंत कहा, लाओ वो, थोड़ी देर में जब निरीक्षण करने जाओ तो तीसरे बिस्तर वाले बूढ़े से दूर रहना। उसके घर में कुछ हुआ है और उसने एक नुकीला टूथब्रश छिपा रखा है। वह किसी को मारकर खुद भी मरने की सोच रहा है। तीसरे बिस्तर वाला लाओ ल्यू, वह तो आमतौर पर शांत रहता है। मानो या ना मानो, अगर उसके पास जाओ तो पहले सुरक्षा जैकेट पहन लेना। वो युवानान का चेहरा बदल गया, लेकिन आखिरकार उसने जोर से सिर हिला दिया। अब वह मेरी हर बात मानने लगा था। उसे जाते हुए देखते हुए मुझे साफ समझ आ गया कि इस जेल में जानकारी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आखिरी बंद खत्म करने के बाद मैंने आंखें बंद कर लीं। भले ही मैं खुद को कोई तांत्रिक नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मेरे शरीर में बह रही वह गर्म ऊर्जा सच में मेरी ताकत कई गुना बढ़ा रही थी। मैंने यूं ही लोहे के बिस्तर की रेलिंग पकड़ ली और ठोस लोहे पर साफ उंगलियों के निशान पड़ गए। दोपहर 2 बजे मुझे मुलाकात कक्ष में ले जाया गया। मोटे बुलेट प्रूफ कांच के पार मैंने एक सूट पहने, सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाए आदमी को देखा। वह लिन हाउ था, उसी गिरोह का वकील जिसने मुझे जेल में फंसाया था। लू साहब, मैं कुनलुन पर्वत की जमीन के कागज के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप हस्ताक्षर कर दें तो हम केस दोबारा खुलवा सकते हैं और शायद आपको जमानत भी दिलवा सकते हैं। उसका नकली चेहरा देखकर मुझे हंसी आई। मैंने चुपचाप अपने दिमाग की जीवन मृत्यु लेखा खोली और उसके सारे गुप्त अपराध मेरे सामने एक फिल्म की तरह चलने लगे। मैंने कहा, लिन वकील, जमीन से ज्यादा आपको अपनी चिंता करनी चाहिए। जैसे कि पिछले साल शहर के उत्तर में जो हिट एंड रन केस हुआ था, आपने उस आदमी को कहाँ दफनाया? लिन हाउ का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह मुझे ऐसे देखने लगा जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। न समझना भी ठीक है। उस पीड़ित का फोन अभी भी तुम्हारे ऑफिस की अलमारी के पीछे छिपा हुआ है। अगर मैं यह बात पुलिस को बता दूं तो तुम्हें कितने साल की सजा होगी? लिन हाउ अचानक खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी गिर गई और जोर से आवाज आई। पास खड़े गार्ड तुरंत उसकी ओर दौड़े। मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया। मैं चलता हूँ। लू साहब, कृपया इस पर सोचिए। उसे घबराकर भागते हुए देखकर मुझे समझ आ गया कि जमीन के मामले में वे लोग अब कुछ समय तक कुछ नहीं करेंगे। जीवन मृत्यु लेखा की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा उपयोगी थी। यह न सिर्फ भविष्य देख सकती थी, बल्कि लोगों की कमजोरियां भी पकड़ सकती थी। जब मैं वापस कोठरी में लौटा तो वो युवानान भी निरीक्षण से लौट रहा था। उसने मुझे देखकर चुपके से अंगूठा दिखाया और बताया कि तीसरे बिस्तर वाले बूढ़े के पास सच में नुकीला टूथब्रश मिला। इस ऊंची दीवारों के भीतर मुझे सिर्फ जिंदा ही नहीं रहना था, बल्कि उन लोगों से बदला भी लेना था जिन्होंने मुझे इस हालत में पहुंचाया। खुले समय में मैदान में शोरगुल था। मैं दीवार के पास बैठकर धूप सेंक रहा था। आसपास के लोग मुझसे लगभग 2 मीटर की दूरी बनाए हुए थे। जो गांग की मौत के बाद मेरा नाम पूरे जेल में फैल चुका था। अब लोग मुझे मौत का नियंत्रक कहते थे। तभी एक भारी भरकम आदमी कुछ लोगों के साथ मेरी ओर आया। वह दूसरे ब्लॉक का नेता था। उसे ब्लैक ड्रैगन कहते थे। उसने सिगरेट पकड़े हुए तिरछी नजर से मुझे देखा। मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं, बस जमीन पर चल रही चींटियों को देखता रहा। जीवन मृत्यु लेखा ने मुझे बताया कि ब्लैक ड्रैगन अवैध सामान की तस्करी कर रहा है और उसके अपने लोग ही उसे धोखा दे चुके हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, ब्लैक ड्रैगन, अगर अभी अपने कमरे में जाकर तकिए में छिपा सामान टॉयलेट में बहा दो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। अगर यही समय बर्बाद किया तो 10 मिनट में तुम्हें सजा कक्ष में डाल दिया जाएगा। वह गुस्से में मेरी ओर घूंसा मारने आया, लेकिन मेरी नजर में उसकी हरकत बहुत धीमी थी। मैंने हल्का सा हटकर उसके हाथ की नस पर उंगली से वार किया। उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया और लटक गया। उसी समय मैदान के प्रवेश द्वार से सीटी की आवाज आई। बहुत सारे गार्ड अंदर आए और उनके साथ सुरक्षा प्रमुख भी था। ब्लैक ड्रैगन वहीं खड़ा रह गया, हैरान। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि मैंने जो 10 मिनट कहा था वह बिल्कुल सही कैसे निकला। उसे ले जाते हुए देखकर बाकी कैदियों की नजरें मुझ पर पूरी तरह बदल चुकी थीं। अब मैं इस जेल में सिर्फ एक साधारण कैदी नहीं था, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिससे कोई पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। ये एहसास बुरा नहीं था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मुझे इस जगह का इस्तेमाल करना था, यह जानने के लिए कि वे लोग आखिर कुनलुन पर्वत में क्या ढूंढ रहे हैं।